नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में। मैं आशुतोष ठाकुर और आज का विषय है सॉफ्ट स्किल और इसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। आज हमारे साथ प्रोफेसर अर्चना शर्मा जो सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक गहरी जानकारी रखते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। तो मैम, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम सॉफ्ट स्किल होती क्या है मैम, और इसका लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर आप स्किल की बात करते हैं जी। तो ये सीखने वाली एक चीज होती है जी। लेकिन अगर हम सॉफ्ट स्किल की स्पेशली बात करें तो ये आपको आपकी जिंदगी को जीने का तरीका सिखाती है। ओके। वो सारी स्किल्स जो आपको जिंदगी की सारी मुसीबतों से पार लेकर जा सकती हैं या आप ये मानिए कि आपको किसी भी स्थिति में जिता सकती हैं, तो वो सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स हैं। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में क्या डिफरेंस होता है मैम? अगर आप नापने की स्थिति में आएंगे ओके। तो सॉफ्ट स्किल को आप किसी भी रिपोर्ट कार्ड में नहीं नाप सकते। ओके। और ये हर स्थिति में हर व्यक्ति के लिए अलग सिचुएशन में अलग काम करेगी। ओके। अब जैसे देखिए, मैथमेटिक्स है, अगर आप 2+2 कहेंगे तो वो एक गरीब आदमी के लिए, शहर के लिए, अमीर के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए, किसी के लिए भी 2+2 4 होगा। ये टेक्निकल स्किल होगी। लेकिन सॉफ्ट स्किल ये वो स्किल्स होती हैं जो आपको स्थिति के अनुसार चेंज करनी पड़ती है। आप सॉफ्ट स्किल का एक सेट याद करके या सीख कर दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। ये आपकी समझ पर डिपेंड करेगा आप कौन सी स्किल कब यूज कर रहे हैं। तो आप इसको जिंदगी में तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये आपको रिपोर्ट कार्ड पे कहीं नहीं मिलता। ओके। ये डिफरेंस होता है। मैम, जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट स्किल क्या हर फील्ड के लिए जरूरी है या सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए? नहीं, अगर आप जिंदगी जी रहे हैं और आप जिंदा हैं और आप लोगों से मिल रहे हैं, ओके। सॉफ्ट स्किल चाहिए। ओके। फिर आप चाहे कॉर्पोरेट में बैठिए, आप चाहे अपने घर में बैठिए, आप सोसाइटी में रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, बुजुर्गों के साथ रहिए, आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप जिंदा हैं तो। जी। अगर जिंदा नहीं है तो ठीक है। ओके मैम, सबसे बड़ा फायदा इसका आप क्या देखते हैं सॉफ्ट स्किल का? देखिए, लोगों को जोड़ने का काम करती है सॉफ्ट स्किल। अगर मुझे बोलने का तरीका आता है, मुझे आपकी रिस्पेक्ट करनी आती है, मेरे पास इंटीग्रिटी है, मेरे पास वैल्यूज हैं, तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगी। और अगर यही चीज नहीं है तो मैं आपसे जुड़ूंगी कैसे? तो एक सोशल लाइफ को या सोसाइटी को बनाने के लिए सिर्फ सॉफ्ट स्किल चाहिए। बिना टेक्निकल स्किल के आप सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन बिना सॉफ्ट स्किल के यू कैन नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी। वाओ, क्या बात है मैम। हम जैसे इसको अगर थोड़ा और डीपली समझना चाहें तो आप ऐसा समझिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। ओके। आप एक इंजीनियर हैं और आप थ्रू आउट ब्रिलियंट रहे हैं। ओके। लेकिन अचानक जिस फर्म में आप करते थे उस फर्म ने आपको किसी वजह से निकाल दिया। ये डिप्रेशन आप झेल नहीं पाए। ओके। तो आप टेक्निकली तो बहुत अच्छे थे जी, लेकिन क्योंकि आपके पास उस स्थिति से निकलने की युक्तियां नहीं थी, वो स्किल्स नहीं थी जो आपको डिप्रेशन से निकाल ले, तो आप फेल हो गए। और अगर आपको डिप्रेशन को झेलना आता, आपको सही डिसीजंस लेने आते, आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना आता, जिसे 4A टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं, तो आप जिंदा रहते। लेकिन आपने सारी दुनिया को छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा या डिप्रेशन में अपनी लाइफ को खराब करना। तो टेक्निकली तो आप बहुत अच्छे इंजीनियर थे लेकिन एज अ सॉफ्ट स्किल पर्सन आपके पास वो नहीं थी, इसलिए शायद आप हार गए। सही बात। मैम, क्या सॉफ्ट स्किल सीखने से पर्सनालिटी डेवलप होती है? 100%। सॉफ्ट स्किल का मतलब आपको बातें करना। मैम, कोई एग्जाम्पल ऐसे कि आपको ये पता है कि अगर आप सामने वाले से अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, अच्छा सब कुछ छोड़िए, आप घर पर आ जाइए अपने। ओके। आपके पास अगर सॉफ्ट स्किल्स और आपको ये पता है कि आपके पापा जो है ज्यादा गुस्से वाले हैं, मम्मी कम गुस्से वाली है, तो आप अपनी बात रखने के लिए किसके पास जाएंगे? पापा के, मम्मी के पास। मम्मी के पास। क्यों? आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है, आपको पता है यार मम्मी मेरी बात मान लेगी, पापा नहीं मानेंगे। ओके। आ गई काम। और अगर आपके पास यही चीज की कमी है, आप सीधे जाके पापा से कहेंगे पापा मेरे को ये चाहिए, और छड़ाक से एक चांटा गाल पे आ जाएगा। तो उसमें क्या हो गया कि आप ये सोचिए कि छोटी छोटी चीजों में सॉफ्ट स्किल्स हैं। हाँ, सही बात। आपकी मम्मी को देखिए, आपकी मम्मी की स्किल्स बता देते हैं। आपकी मम्मी कभी चम्मच से नाप के खाना नहीं बनाती, कभी नमक नहीं डालते नहीं, तो उनको जो अंदाजा है दैट इज स्किल। ओके। और जब आप एक होटल मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको बताया जाता है 2 आलू लीजिए, 2 आलू का इतना ग्राम लेना, उसमें इतना ग्राम नमक डालना है। दीज आर द टेक्निकल स्किल्स। आपकी मम्मी को तो आता है सॉफ्ट स्किल्स। ओके मैम, सॉफ्ट स्किल क्या हर एज के लोग सीख सकते हैं? हर, ये आपके मरते दम तक, इसकी कोई एज नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड पे नहीं आना। ओके। और जब ये रिपोर्ट कार्ड पे नहीं आएगा तो बिंदास जीजिए, बिंदास सीखिए। मैम, प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए हम कैसे सॉफ्ट स्किल डेवलप कर सकते हैं? देखिए,
कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल का एक छोटा सा पार्ट है, आपको Okay. बताते हैं। और उस कम्युनिकेशन में भी लैंग्वेज एक बहुत छोटा पार्ट है। ओके। आप तमिल बोलिए, आप महाराष्ट्रियन बोलिए, आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, ये बहुत छोटा पार्ट है। जी। आप बोलते किस तरीके से, ये बहुत बड़ा पार्ट है। ओके। यानी शब्दों को कहना आसान है, लेकिन किस तरीके से कहाँ कहना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आपको जिस भी भाषा में आप बात करें, इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन जिस भाषा की आपको रिक्वायरमेंट है उसमें अगर आप बात करते हैं तो उसके शब्दों का चयन कैसा हो, सही व्यक्ति के लिए सही शब्दों का चयन हो। अगर गुस्से वाली बात है तो उनके लिए कौन से ऐसे शब्द हो जो गुस्सा तो दिखाएं लेकिन आपके संबंध खराब ना हो। तो ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से दो तरीके से बात करते हैं, या तो बॉडी के थ्रू यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और या शब्दों के थ्रू। तो अगर शब्दों से बात कर रहे हैं तो आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। मैम जैसे जानना चाहेंगे क्या मैम बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए और मैं ऐसे कह दूं, आपसे किसी ने बात करना चाहा, हेलो सर आपने कहा, ओके, आपने किसी से हेलो कहा और किसने मुझसे कहा हेलो, वो हेलो भी ना कहे, वो सिर झुका दे, वो ग्रीट कर दे, वो नोडिंग कर दे, इंप्रेशन हो गया ना खराब। आप मैंने आपसे पूछा भाई सर आप थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफी ज्यादा बहुत फर्क है। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, आपके संबंध बनाने पर सॉफ्ट स्किल का एक बहुत बड़ा पार्ट। आप केवल लोगों को, कभी होता है ना कि पहली नजर में आपने देखा और आप अट्रैक्ट हो गए, कैसे, फेशियल एक्सप्रेशन से, खड़े होने के स्टाइल से, सब बॉडी लैंग्वेज। इवन आपके टच करने का तरीका, आप किसी से हाथ भी मिलाएंगे और आपके कहीं अंतर मन में कोई गंदगी है तो वो हाथों में आज झलक जाएगी और सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा ये मुझे गलत नियत से छू रहा है। व्हाट इज इट? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। ओके मैम, आई थिंक आपने एक बार मुझे बताया था कि हम हाथ मिलाने से ये पता कर सकते हैं कि आदमी कैसा है। आदमी कैसा है, कारण जिसके दिमाग में हल्का सा गिल्ट होगा, जो आपको हल्का सा ट्रिक करना चाह रहा होगा, क्या करेगा, हाथ मिला के हल्का सा दबा, ओके, है ना, या कुछ ऐसा एक्शन कर देगा या उसकी आंखों में नजर आ जाएगा। ये क्या है? सॉफ्ट स्किल्स है सारे के सारे, क्योंकि हमें व्यवहार करना नहीं आ रहा है या करना आ रहा है। दीज आर ऑल सॉफ्ट स्किल्स। ओके मैम, पब्लिक स्पीकिंग में सफल होने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए 3 ही मेन जो आपके पिलर्स होते हैं वो कहे जाते हैं, कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी और इसमें होता है क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी का मतलब है अगर मैं आपसे बात करने जाऊं जी तो ये बहुत जरूरी है मेरे दिमाग में चीजें क्लियर हो। ओके, जैसे मुझे पता है मुझे पॉडकास्ट करना है तो मेरे दिमाग में चीजें क्लियर हो कि मुझे क्या कहना है। ओके, अगर क्लैरिटी नहीं होगी पब्लिक स्पीकिंग खराब। सेकंड होता है आपको फ्लुएंसी। जब आप बात कर रहे हैं तो वहां आपको रुकना नहीं है, ओके, वहां आपको पॉजेज वो लेने हैं जो जरूरी हैं। अननेसेसरी वर्ड्स हो गए जैसे कि यू नो। बहुत सारे लोग आप देखिएगा, कभी कोई कम्युनिकेशन आप सुनेंगे तो उसमें कोई भी एक शब्द पकड़ के रिपीट करते रहते हैं। ओके, वो आपको नहीं करना है, वो फ्लुएंसी को ब्रेक कर देता है। और तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। ये बिना नॉलेज के आ ही नहीं सकता, एक्सपीरियंस भी नॉलेज के बेस पर है। मैम एक बार आप कॉन्फिडेंस थोड़ा डीप में हमें समझाएंगी? हाँ, कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस को लेने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, या तो आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो या उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं आपसे पूछूं, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि चलिए आप मुझे एक सब्जेक्ट बताइए जिसमें आप मेरे हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते। ओके, तो आप 2 बेसिस पे करेंगे, या तो आपने उस टॉपिक पर बहुत ज्यादा बोला हुआ हो या फिर आपने उसकी पढ़ाई की। एक्सीलेंट। कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ जब भी आएगा या तो आपने उसकी नॉलेज फॉर्मली इनफॉर्मली ली है या फिर आपने उसका एक्सपीरियंस किया होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है rather than बुकिश नॉलेज। ओके मैम, अगर कोई आदमी शर्मीला है तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकता है अपने अंदर? अगर कोई शर्मीला है, हाँ देखिए, इंट्रोवर्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। इंट्रोवर्ट की समस्या को सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं है, ना तो उसके लिए जो ट्रेनर है और ना उसके लिए जो खुद इंट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट के लिए अगर पब्लिक स्पीकिंग उसको सीखना है तो उसका सबसे पहला पार्ट होगा कि उसे फैमिली से निकल के बाहर आना पड़ेगा, सोसाइटी में उसको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा हर मामले में। सपोज करिए आप इंट्रोवर्ट हैं, ऊपर से आपकी फैमिली एक ऐसी है कि आपको सारे रिसोर्सेज घर में लाकर दे रही है, तो आप तो पहले इंट्रोवर्ट थे, ऊपर से फैमिली भी इतनी अच्छी मिल गई कि जैसे कॉलेज का फॉर्म भी घर ला कर दे दिया, ऑनलाइन मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तो आप किसी से मिले ही नहीं। जब आप किसी से मिले ही नहीं तो आप तो इंट्रोवर्ट है। तो सबसे अच्छा तरीका है परिवार की बाउंड्री को तोड़कर बाहर निकलिए। 2 लोगों से आप मिलेंगे, 2 आपको अच्छा कहेंगे, 2 आपको बुरा कहेंगे, उनको आप सहेंगे।
है ना, उनकी प्रेज को आप बड़ी हम्बली लेंगे, तो ये आपकी शाइनेस तोड़ने के तरीके होते हैं। लेकिन अगर आप एक पेरिफेरी में बंद हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी जाएगी, इंट्रोवर्टनेस नहीं लगती। मैम जैसे जानना चाहेंगे कि आज का डिजिटल युग चल रहा है, चीजें ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, और आज के समय में तो ऑनलाइन ज्यादा और ऑफलाइन कम है। मैम क्या इन दोनों कम्युनिकेशन में कोई डिफरेंस है? जैसे आज हम फोन पे बात करते हैं और फिजिकली बात करते हैं, मैम क्या दोनों में डिफरेंस होना क्या जरूरी है? नहीं, डिफरेंस तो इसलिए रहेगा कि टेक्निक्स हैं अलग अलग। ओके, डिफरेंस तो इसलिए रहेगा कि टेक्निक्स हैं। आपको एक एडवर्टीजमेंट की बात बताती हूँ। ओके, आपने कभी विक्स वेपोरब का ऐड सुना है? यस मैम। विक्स वेपोरब के ऐड में आप बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए कि वो जब भी विक्स लेते हैं कभी इस फिंगर से नहीं लेते। यस मैम। ये तर्जनी फिंगर होती है, ये पॉइंटिंग फिंगर होती है, इसको शुभ कार्यों में नहीं लिया जाता। वो ऐसे लेंगे दो फिंगर से, और ये टच थेरेपी होती है कि आपने डायरेक्ट टच किया और टच करने से सिर का दर्द जाता है, मालिश करने से जाता है, विक्स वेपोरब से नहीं जाता है। ये रिसर्चेस हैं कि, और उन्होंने कभी भी विक्स वेपोरब को ऐसे नहीं दिखाया कि स्प्रे से डाल दो। यस मैम। तो टच थेरेपी और सामने बैठकर बात करना, ये जो वाइब्रेशन मेरे और आप तक आ रही है, ये डिजिटल में नहीं आएगी। ओके, डिजिटल में बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं। Yes. और जहाँ टेक्निक्स बीच में आ जाएगी, आपके और मेरे बीच में एक पर्दा आ जाएगा टेक्नोलॉजी का, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, जब आप डिजिटली बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक टेक्निक्स का जो गैप है वो आपको क्वेश्चन आंसर करने से रोक दे। फिजिकली पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर आप डिजिटल में सामने वाले को देख भी नहीं पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहेगा कि आप उसके फेस की रीडिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप बैठे मेरे सामने हैं, तो मैं आपका फेस रीड करके बता सकती हूँ कि आप कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, या आपको कोई डाउट तो नहीं है। आपकी आंखों से पता चल जाएगा, आपकी बाहों से मुझे पता चल जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमेशा अलग रहेंगी। लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे फेस टू फेस या फिजिकल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत पसंद है। डिजिटली कर लेते हैं क्योंकि युग है तो करना पड़ता है, उसके लिए अलग तरह की स्किल्स चाहिए होती है। एग्जैक्टली। मैम नेक्स्ट जानना चाहेंगे, मैम मैंने काफी रिसर्च की और चीजें देखी, मैम मुझे पता चला है कि लोग चीजें तो कर पा रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा टॉपिक आता है निकल। अरे बाप रे देखिए, घंटे सभी के पास 24 बिल्कुल पूरी दुनिया में। डिपेंड करता है आपकी प्रोकास्टिनेशन की जो पावर है वो कितनी स्ट्रांग है। प्रोकास्टिनेशन मतलब अरे यार कल कर लेंगे, अरे यार परसों कर लेंगे, अरे यार छोड़ेंगे। अगर ये पावर आपकी स्ट्रांग है तो आपका टाइम कभी मैनेज ही नहीं हो सकता, कभी नहीं लाइफ में। क्योंकि आपने आज का काम कल पर छोड़ दिया, तो कल का प्लस आज का वो भी छोड़ दिया, फिर परसों का, कल का, आज का। तो प्रोकास्टिनेशन आप जितना कम करेंगे उतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट होगा। अदरवाइज प्लानिंग सबके पास है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप प्लानिंग में मास्टर होते हैं, एग्जीक्यूशन में नहीं। कारण यही है, प्रोकास्टिनेशन बहुत चलता रहता है, और उस प्रोकास्टिनेशन के चलते हुए काम कल नहीं करेंगे, नहीं परसों कर लेंगे, नहीं उससे अगले, अरे तो बहुत टाइम है। ये चीजें टाइम को मैनेज नहीं करने देती हैं। उसके लिए टाइम टेबल फॉर्मेशन एक अच्छा टूल हो सकता है अगर आप उसे फॉलो करें तो। ओके मैम, जैसे 2025 आ रहा है और हमारे ऑडियंस के लिए भी नया साल है, मैम सभी यही चाहेंगे कि नए साल में कुछ नई शुरुआतें करें, तो मैम टाइम मैनेज करने के लिए कोई 2-4 टिप्स अगर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। देखिए, पहला टिप्स तो मैंने बता दिया। अपनी जो ये प्रोकास्टिनेशन की आपकी आदत है हमारी, मैं कहूंगी कभी कभी मैं भी करती हूँ, ये प्रोकास्टिनेशन वाली जो आदत है सबसे पहले से आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये, एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपको ये लग रहा है कि ये 5 काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो किसी एक काम को मना करने में हिचकिए नहीं। अगर आप 60 मिनट के काम में जो आप 4 काम कर सकते हैं और आपने 7 काम रख लिए तो आप एक भी नहीं कर पाएंगे, आप उसको प्रोकास्टिनेट करेंगे। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा, हर चीज को रेगुलर टाइम देना जरूरी है। ऐसा नहीं है संडे को मैथ्स करूंगा, सैटरडे को इंग्लिश करूंगा, नहीं, हर चीज को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। तो अगर आपको मना करना आता है तो आप बहुत हद तक टाइम मैनेजमेंट हासिल कर लेंगे। वरना क्या होगा कि आप काम को लेते चले जाएंगे और वो टाइम पे मैनेज नहीं होता किसी भी तरीके से। सपोज करिए जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए, आप कहें कि मैं रोज एक पॉडकास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक चीजों को अपनी प्लानिंग में डाल दिया, तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे आप? है ना? तो हर चीज के टाइम को लेते हुए आपको अपने टाइम से मैच करना। नहीं हो रहा है तो छोड़िए, मैं हर रोज नहीं करूंगा, मैं 15 दिन में एक बार करूंगा, लेकिन मैं रेगुलर तो करूंगा। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। मैम जैसे आज मैम सभी सोचते हैं कि बुक्स पढ़ा जाए, मैम रीडिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल? देखिए, आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए। आपके घर के ऊपर टंकी लगी है, बिल्कुल, स्टूडियो के ऊपर टंकी है,
अगर स्टूडियो की टंकी में से जो इनलेट है वो बंद कर दूं मैं, तो नीचे टंकी में पानी आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आ ही नहीं रहा। हाँ। टंकी में नहीं आ रहा तो नीचे भी नीचे नहीं कहाँ से आएगा। रीडिंग स्किल आपकी इनपुट है। ओके। आप केवल दो चीजों से सीखते हैं। नंबर एक, आंखों से पढ़कर या देखकर, और दूसरा कानों से सुनकर। अगर आपके दो स्किल कमजोर हैं, जो व्यक्ति पढ़ने में कमजोर है वो अच्छा लिख नहीं सकता, और जो व्यक्ति सुनने में कमजोर है, जिसकी लिसनिंग स्किल खराब है, वो कभी अच्छा बोल नहीं सकता। तो अगर रीडिंग स्किल्स आपको अच्छी करनी है तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। अपने बेड के पास एक छोटा सा स्टूल रख लीजिए, एक छोटा सा सेटिंग लिख लीजिए, उसमें आप अपने मनपसंद कोई भी किताब, चाहे वो चंपक है, नंदन है, कोई इंग्लिश है, हिंदी है, कोई मैटर नहीं करता, कहानियों की है, प्रेरणादायक है, आप रख लीजिए। सोने से पहले आप 10 मिनट पढ़ लीजिए। नाइस। आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी, और अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी तो यकीन मानिए बोलते समय आपको हिचक नहीं, और आप उसे लिख भी पाएंगे। तो रीडिंग बहुत जरूरी है, जो आजकल बच्चों की छूट रही है। और मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मोबाइल से पढ़िए, मैं आपसे कह रही हूँ जो भी पढ़ना है बुक से पढ़िए या नोट्स प्रिंट करा कर पढ़िए। डिजिटल रीडिंग इज वेरी हार्मफुल एज फार एज आईज आर कंसर्न एंड द मेंटल पीस इज कंसर्न, इज वेरी हार्मफुल। मैम जैसे आपसे जानना चाहेंगे, मैम लोग बोलते हैं कि बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी होता है। क्यों? अभी तो बताया। हाँ। सुनेंगे तो टंकी भरेगी, टंकी भरेगी तो पानी निकलेगा। सही बात। अगर आप सुन ही नहीं रहे हैं, अगर आप रामचरितमानस नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे कैसे रामचरितमानस? बिल्कुल। आप हनुमान जी का अगर कोई क्या कहते हैं हनुमान चालीसा अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप बोलेंगे कैसे? सही बात। तो टंकी भरने के लिए तो आपको दिमाग की टंकी भरने के लिए दो ही चीजें चाहिए, या तो आंखों से पढ़ें देखें, और या कानों से सुनें। मैम एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? देखिए, एक्टिव लिसनिंग में मतलब ये होता है कि आप सामने वाले की बात का तुरंत जवाब देते हैं, एक्टिव लिसनिंग। और अगर आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये पैसिव लिसनिंग हो जाती है। क्लासरूम देखा आपने? पढ़ते हैं क्लासरूम में टीचर ने पूछा, समझ में आ गया? तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं? हाँ, एक्टिव लिसनिंग। कुछ कहते हैं नहीं, एक्टिव लिसनिंग। कुछ बैठे रहते हैं, पड़ोसी जवाब दे देंगे, दैट इज द पैसिव लिसनिंग। मतलब आपको समझ में आ रहा है लेकिन आप बिल्कुल तैयार नहीं है क्या करने के लिए, जवाब देने के लिए। पड़ोसी दे देगा, ज्यादा सही है। ये हाँ कह रहा तो भी ठीक है, मैडम बता देंगी, नहीं कह रहा तो बाद में सीख लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। जस्ट लाइक अ वॉल, इसे हम वॉल स्ट्रक्चर भी कहते हैं कभी कभी, कि हम दीवारों से बात कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जवाब नहीं दे रहा तो दीवार हो गया। हाँ, एक अजीब तरह का और होता है डिसएंगेज्ड। टीचर पढ़ा रही है, आप ख्यालों में गुम है, शाम की पार्टी है। जैसे आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछें और एक व्यक्ति और हमारे पास बैठा हो, आप उससे बात करने लगे और मेरे ख्याल चले जाए, मैं कहाँ चली जाऊँ, पार्टी हो रही है रात को यार, 12 बजे यहाँ जाना है, ये पढ़ना है, ये करना है, तो मैं डिसएंगेज हो गई कम्प्लीटली। तो एक और मोड मिलेगा इसमें आपको, जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव। इसमें लड़ाई हो जाती है। लिसनर को लगता है मैं ज्यादा अच्छा स्पीकर हूँ और स्पीकर को लगता है मैं तो अच्छा हूँ, तो यहाँ पर दोनों आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं। तो वो सबसे खतरनाक होता है, इसमें ईगो बहुत आती है। लेकिन अगर आप सिंपल एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो ये नॉलेज बढ़ाने का सबसे अच्छा सोर्स है। मैम हम एक्टिव लिसनिंग को बिल्ड कर सकते हैं काफी फास्ट तरीके से। बिल्कुल। जैसे एक्टिव लिसनिंग को बिल्ड करने का आपके पास एक ही तरीका है, अपने फ्रेंड से बात करें। दूसरी बात, जब आप बात करें तो आप अपने आप को डिसएंगेज कर लें अदर थिंग्स से। जैसे मोबाइल आप दूर रख दें, जैसे आपके दिमाग में कुछ ख्याल है तो उनको आप बैन कर दें। जैसे अगर आपको फिजिकल टॉर्चर है तो आप उस टाइम बातें ना करें। सपोज करिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं फिर भी आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी एक्टिव लिसनिंग को फर्क पड़ता है। तो फिजिकली मेरा कंफर्ट होना चाहिए, टेक्निकली मैं बिल्कुल डिसएंगेज होना चाहिए किसी भी तरीके से। मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, या कोई भी चीजें जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, एक्टिव लिसनिंग तभी डेवलप होगी। और एक बार ये डेवलप हो जाएगी, इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। इसे आप भूल नहीं सकते, क्योंकि ये रोज आनी है आपकी जिंदगी में। सही बात। तो वो नहीं जा सकती, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, डिसएंगेज तो रहना ही पड़ेगा हर चीज से। ओके मैम, जैसे हम जानना चाहेंगे मैम, लोग जैसे गांव के कुछ लोग हैं और काफी सिटी के मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो इंग्लिश मैम पढ़ तो लेते हैं और आपस में बात भी कर लेते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचने के बाद वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है लैंग्वेज फियर। देखिए, मैं ऐसा मान सकती हूँ क्योंकि मैं गाँव से आई थी। मेरे को याद है कि जब हम अपने छोटे से स्कूल से हिंदी मीडियम से पढ़ के हमारा कॉलेज आरजी था, वहाँ गए थे, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी थे, पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, ग्रेजुएशन की आपको पता है। तो मुझे याद है मैं लिटरली 15-20 दिन रोई थी सिर्फ बैठ के, काश इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होती तो मैं अच्छी होती। बिल्कुल। और फिर वो मेरा डिटर्मिनेशन कह लीजिए, चलिए मैं इंग्लिश में फिर आ गई धीरे धीरे से। लेकिन सबसे बड़ा हेजिटेशन लैंग्वेज फेयर का रहता है, और वो इसलिए रहता है कि हम उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं करते।
बहुत सारे बच्चे मुझे मिलेंगे, दे आर ब्रिलियंट इन मैथमेटिक्स, इन साइंस एंड अदर थिंग्स। ओके। मैं जब उनसे पूछती हूँ कि आपने इंग्लिश क्यों नहीं अभी तक प्रैक्टिस किया, तो कह रहे हमारे घर का माहौल नहीं है। गलत बात है। घर का माहौल आपका मैथ्स का भी नहीं था, बिल्कुल। आपकी मम्मी मैथमेटिशियन नहीं थी, आपके फादर मैथमेटिशियन नहीं थे, दे आर सिंपल फार्मर्स। आपने कैसे कर लिया? क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। लैंग्वेज में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनको बिल्कुल। लगता है बेकार की चीज़ है, फिर कर लेंगे नहीं। जैसे आपने मैथ प्रैक्टिस किया है, ऐसे बोलने का प्रैक्टिस करिए, लैंग्वेज जाएगी कहाँ? आप सिर्फ 3 महीने दीजिए, यू विल गुड एट लैंग्वेज। और अगर आप और 3 महीने दे देंगे, यू विल बी गुड एट फ्लुएंसी। लेकिन आप देते तो नहीं है। सबको तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और इंजीनियरिंग चाहिए होती है, लैंग्वेज इज लेस। मैम, क्या सुनने की कला यानी लिसनिंग स्किल्स कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग में मदद करती है? हाँ। जैसे आपकी और मेरी लड़ाई, ओके। लेकिन मुझे ये सुनना ही नहीं कि आपको मुझसे क्या शिकायत है। मेरे को तो ये पता है कि तुमने गलत किया, क्योंकि मैं तो गलत नहीं हूँ। बिल्कुल। अगर मैं सुनूं तो मुझे ये पता चले कि आप इस मैटर को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वो दृष्टिकोण सुनने की तो हिम्मत ही नहीं ना मेरी। मेरे को तो बताना है कि तुम छोटे हो, तुमने गलती की है ना, और मैं बड़ी हूँ तो मैंने सही किया। मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? तुम गलत। तो क्योंकि हमको ब्लेम गेम तो खेलना आता है, लेकिन हमको ये नहीं पता करना आता अगर ये गलती हुई तो इसमें गलती कहाँ हुई, और वो होते एम्पैथी। वो हम लोग को नहीं आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिसनिंग में कि हम दूसरे का सुनना ही नहीं चाहते। अगर सुनेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। कहते हैं ना, कम्युनिकेशन इज की टू द रिजॉल्विंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कम्युनिकेशन जब तक नहीं करें, कहते हैं ना बातचीत हर समस्या का हल होती है। तो ये बातचीत क्या है? कम्युनिकेशन। लेकिन सुने तो सही कोई, यानी 2025 में भी सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई कभी नहीं होगी। नहीं होगी अगर आप दूसरे का परिप्रेक्ष्य समझेंगे। देखिए, आपने मेरी 2 बार मदद की है जी, और आपने मुझसे जब मदद मांगी, मैं उस सिचुएशन में थी कि चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाई। लेकिन आपके दिमाग में क्या है? मैंने तो की है, इन्होंने नहीं की। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे पास वो कौन सी कमी थी जिसकी वजह से मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई। तो क्योंकि आपने सुना नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। और अगर आप सुन लेते, आप रिस्पॉन्स करते, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं बढ़ते। सही बात है। मैम, क्या लिसनिंग स्किल्स लीडरशिप में कोई सुधार ला सकती है? 100%। आपको अपने अंडर काम करने वाले व्यक्तियों को सुनना पड़ेगा, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको बताएंगे नहीं। एक मुझे कहानी याद आ रही है, छोटी सी है। बिल्कुल। जैसे एक लीडर था जी, उसके ग्रुप में शायद 10 या 12 लोग थे, लेकिन वो हमेशा डोमिनेटिंग था। डोमिनेटिंग मतलब सुनता नहीं था, बोलता ज्यादा था। एक बार वो इंस्पेक्शन करने के लिए बिल्डिंग का आगे जाने लगा, तो वहां एक फट्टा खिसका हुआ। तो मजदूर ने कहा, सर आगे ना जाएं। कहने लगा, चुप रहिए। उसने कहा, सर मेरी बात। कहने लगा, कुछ नहीं, मैं जरा राउंड लेके आऊं, उसके बाद सुनूंगा। मैं सुनूंगा नहीं। तो 2-4 लोगों ने कहा, सर प्लीज एक बार। कहने लगे, चुप रहिए, बिल्कुल यहीं पर, मैं जाऊंगा। वो चला गया, वो फट्टे पे पैर रखा और नीचे चला गया। तो ये तो हो गई, चलिए एक कहानी, छोटी सी बात हो गई कि आपको सुनना चाहिए, लेकिन आप जब तक सुनेंगे नहीं, आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। ओके। आप लोगों को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो उन्हें ये लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ सुन रहा है, और ये आपका रिलेशन बढ़ाएगा। और जब लोग आपसे इमोशनली अटैच होते हैं ना, वो आपके लिए कुछ भी कर जाता है, कुछ भी। अगर वो इमोशनली अटैच नहीं है तो आप कितना ही पैसा दे लीजिए, लोग बैक बाइटिंग कर देते हैं। इमोशनली जुड़ने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे तो आप एक अच्छा लीडर बन पाएंगे। ओके, तो नेताओं को भी यही करना चाहिए, सुनना चाहिए। हाँ, तो नेता क्यों बार बार इतनी मतलब उन पैसों में भीड़ को बुलाते हैं? आप बताइए। एक नेता की एक रैली होती है तो लाखों रुपए बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अटैच नहीं है। लोग 100 रुपए लेंगे, 500 रुपए लेंगे, बोतल लेंगे और पहुंच जाएंगे रैलियों में। कैसे पहुंचेंगे? क्या वो सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं? नहीं। अगर सपोर्ट करने के लिए पहुंचते तो इतनी बड़ी बड़ी रैलीज में जो नेता फेल हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि लोग अटैच नहीं है, उनके लीडर अच्छे नहीं है, जो दिल से काम करते हैं उनके लिए फिर वो लोग वोट भी देते हैं। मैम, अगर आप किसी की एक्टिव लिसनिंग की कोई वीक कहानी सुनाना चाहें मुझे? मेरी अपनी बहुत है। ओके। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काम में बहुत बिजी रहती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये मैंने देखा है कि मेरे जो टूर्स हैं वो बाहर भी रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट्स में। तो अभी कल की बात बताती हूँ। ओके। वीक लिसनिंग की बात बताती हूँ। मैं घर गई तो मैंने जैसे मॉर्निंग में छोड़ा हुआ था, वो घर मुझे शाम को बिल्कुल वैसे ही मिला, और जाते ही मेरा पारा हाई। मैंने आवाज़ लगाई तो बिट्टू ने बोला, छोटे वाली बेटी ने, कि हाँ मम्मी।
मैंने कहा ये क्या कर रखा है तुमने, गालियों कर रखा है, ये वो ये। और मैं 15 मिनट तक बोलती रही और सारा सामान इधर उधर सेट करती रही। 15 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ उसकी आवाज़ में हल्का सा रोने का पना था। मैं गई तो उसको 3 बुखार। तो मेरे को इतना अफसोस हुआ कि मैं सबको ये कहती हूँ सुनो सुनो सुनो, लेकिन एक पॉइंट पर आकर अपने बिजी शेड्यूल के स्ट्रेस की वजह से मैं अपनी बेटी को नहीं सुन पाई। तो ये मुझे इतना मतलब मॉर्निंग से मुझे इतना फील करा रहा है कि मैं उसे कई बार फोन कर चुकी हूँ बिल्कुल कि बेटा कैसा है बेटा, क्योंकि वो मैं मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने उस पर गुस्सा किया। सही बात। तो वीक लिसनिंग तो ऑलमोस्ट हम लोग कर देते हैं, लेकिन मेकअप करना जरूरी है। ओके मैम, आपने एक करियर और इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। मैम, इंटरव्यू के दौरान सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो जरूरी होती है? ठीक है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। ओके। आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हैं, आपके चेहरे पर कितना कॉन्फिडेंस है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता बावजूद उसके आपकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं खराब हो रही ओके। है ना, वो आपको बताना है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, तो नहीं आता बताने में आपका कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि ठीक है मैंने पढ़ा नहीं, मुझे नहीं आता, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर हम हेजिटेट कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ओके। तो बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना और प्रेजेंटेशन करना अपने किसी भी आंसर को, ये बहुत जरूरी है ये इंटरव्यू के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जब मैं प्रेजेंटेबल कह रही हूँ तो उसमें आपके ड्रेस भी आते हैं। ओके ओके। तो याद रखिएगा आपका नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी नीटनेस, आपके बैठने चलने का तरीका, आपके आंसर करने का, सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे, टीम वर्क और लीडरशिप में सॉफ्ट स्किल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? अभी जैसे मैंने बताया लीडर सुनता तो नीचे नहीं गिरता। ओके। तो वो बहुत जरूरी है। और टीम वर्क के लिए मैंने बताया कोई भी टीम काम नहीं करेगी अगर आप एक टीम के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं बनाएंगे, लोगों को आप सुनेंगे नहीं, सुनने के बाद आप उसको रिस्पॉन्स भी करें। आपने समस्या तो सुन ली अपने सारे इनकी क्या कहते हैं जो आपके अंडर में काम करने वाले हम, लेकिन आपने उनका निवारण नहीं किया, आपने उनको सॉल्व नहीं किया, तो आपकी ये स्किल बेकार हो जाएगी। तो रिस्पॉन्डिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज इट इज लिसनिंग। मैम, क्या सॉफ्ट स्किल किसी को प्रोफेशन दिलाने में मदद कर सकती है? बिल्कुल। देखिए इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो गई, तो अगर आपका प्रेजेंटेशन दूसरे से ज्यादा अच्छा तो नेचुरली गेट द जॉब। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करें, ग्रेजुएशन की सीढ़ी पर चढ़ें, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों अनमैच्ड होना चाहिए दूसरे कैंडिडेट से, यानी कि उनसे आप ज्यादा अच्छे होने चाहिए नॉलेज में भी और प्रेजेंटेशन में। आपकी नॉलेज कितना भी अच्छा हो। एक कहावत है हिंदी में, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपके 100 आउट ऑफ 100 है आपकी मार्कशीट के अंदर, लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। व्हाट इज यूज ऑफ इट? यूजलेस। मैम, जानना चाहेंगे क्या फ्रेशर्स को सॉफ्ट स्किल सीखने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है? देखिए अगर घड़ा कच्चा है तो उसको मोल्ड करना पड़ता है, दैट इज अ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। लेकिन ज़्यादा मेहनत ट्रेनर को ना करनी पड़े, ट्रेनिंग को करनी पड़े तो मज़ा है। पता चला ट्रेनर ने अपनी पूरी की पूरी नॉलेज दे दी, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो ध्यान से काम नहीं कर रहा, तो फ्रेशर को जरूरत तो पड़ती है स्किल्स की। वो अपने टीचर की मदद से, ये जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल ट्रेनिंग ले। ये हो सकता है जैसे टीचर्स हैं जो उनके पढ़ा रहे हैं, जिनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, वो उनसे बात करना शुरू कर दे। जिनका प्रेजेंटेबल स्टाइल है, जो कपड़े बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन पहन कर आते हैं, उनको वो कॉपी करना शुरू कर दे। तो इनफॉर्मली भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको थोड़े समय में कुछ स्किल्स डेवलप करने हैं, तो आप फिर ट्रेनर रख सकते हैं अपने लिए, कोई दिक्कत। मैम, क्या आप ऐसी कोई व्यक्ति की कहानी हमसे साझा करना चाहेंगे जो सॉफ्ट स्किल के कारण बहुत बड़ी सक्सेस पाए? देखिए नॉलेज के बिना केवल सॉफ्ट स्किल काम नहीं कर पाएंगे और सक्सेस केवल नहीं काम करेंगे। मैंने आपको बताया वर्बल नॉन वर्बल दोनों चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए आपको, लेकिन इंटेलिजेंस को प्रेजेंट करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए। तो केवल अगर मैं ये कहूँ कि सॉफ्ट स्किल के बाद, तो बातों के बेस पर कौन इंसान कितनी देर तक टिका रह सकता जी, है ना। आप बिल्कुल अच्छे हैं, आप सबकी मदद करते हैं, सब कुछ है, लेकिन बिना किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज के आप प्रोफेशनल लेवल पर अच्छा नहीं कर पाएंगे। थोड़े टाइम तक आप चलेंगे। तो नॉलेज के बिना सॉफ्ट स्किल नहीं है, और सॉफ्ट स्किल के बिना नॉलेज का प्रेजेंटेशन नहीं है। तो एक सिक्के के दो पहलू, आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। मैम, क्या सोशल मीडिया सॉफ्ट स्किल बेहतर बनाने में मदद कर सकती है? ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी जीने के जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो खराब हो रहे हैं।
कि सोशल मीडिया को कितना यूज़ करना है ये हमें नहीं पता, हमारा टाइम मैनेजमेंट खराब है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया आपको बहुत सारी नई चीज़ें सिखा रहा है तो आप सीख तो रहे हैं, लेकिन आप अपने दूसरे स्किल्स खराब कर रहे हैं। जैसे टाइम मैनेज आपका नहीं हो रहा, आप दिन रात सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं, आपको मम्मी पापा पढ़ने के लिए कह रहे हैं या फिर बॉस ने आपको प्रोजेक्ट दिया, लेकिन आप तो सोशल मीडिया में बिजी हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन रहेगा। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे कितना टाइम देखना है, क्या सीखना है, तो ये अच्छा है। अदरवाइज सोशल मीडिया पर 90% चीज़ें या तो रूड हैं और या फिर भ्रामक हैं, यानी कि आपको एक तरह के इल्यूजन में डाल देती है। दे आर नॉट ट्रू एक्चुअली। मैम सॉफ्ट स्किल सीखने के लिए सबसे मजेदार तरीका क्या हो सकता है? दोस्तों से गप्पे लड़ाना? दोस्तों से गप्पे लड़ाना सिर्फ आपको गप लड़ाना सिखाएगा। सॉफ्ट स्किल मैंने आपको बताया जिंदगी की स्किल है, तो जिंदगी के साथ सीखी जा सकती है जी। आपको अगर बच्चों जैसा इनोसेंट बनना है तो बच्चों के साथ खेलिए। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो लीडर्स के साथ, जिंदगी के साथ। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो किसी एक अच्छे टीचर के पास जाइए। अगर आपको किचन में बहुत अच्छे से काम करना है, यू वांट टू बी अ गुड कुक, मम्मी के साथ टाइम बिताइए क्योंकि आपकी मम्मी अच्छा बनाती है। सही बात। तो सॉफ्ट स्किल का एक पैरामीटर मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि यहाँ से आप सीख लो, क्योंकि वो है ही नहीं। वो जिंदगी के हर पहलू पर अलग अलग तरीके से बिखरा हुआ है, और एक व्यक्ति सारे सॉफ्ट स्किल्स नहीं सीख सकता जी। ये ज़रूरी है। अगर आप सारे सॉफ्ट स्किल सीखेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उम्र दर उम्र चलती रहेगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। ओके मैम, आपकी परफेक्ट सॉफ्ट स्किल कौन सी है और क्यों है? कोई नहीं, किसी को आप परफेक्ट नहीं कर सकते। ओके। देखिए, आपको खाना बनाना अच्छा आता है जी। आपको मैं कंप्यूटर पर बिठा दूँ, नहीं कर पाएंगे। आपको कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम आता है, आपको भूख लग रही है, आपके बच्चे रो रहे हैं, आपको खाना बनाना नहीं आता, बेकार। ये आप ऐसा मानकर चलिए कि हर कोने में एक अलग सॉफ्ट स्किल चाहिए, जिंदगी के हर कोने में। तो ये तो एंडलेस है। टेक्निकल में भी हार्ड स्किल हो सकता है कि एक एंड पर जाकर खत्म हो जाए। जैसे साइंस है, साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिर केमिस्ट्री को और 4 पार्ट्स में, फिर उनको और 4 पार्ट्स में। सॉफ्ट स्किल को आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक सॉफ्ट स्किल है डिसीजन मेकिंग। ये युद्ध के मैदान में अलग काम करेगी, कंप्यूटर पर अलग काम करेगी, ये किचन में अलग काम करेगी, ये हॉस्पिटैलिटी में अलग काम करेगी, जबकि इसके लिए दैट इज डिसिप्लिन। तो अलग अलग तरीके से, और पैरामीटर्स बहुत होते हैं, यू कैन नॉट एंड इट, आप इसका एंड ही नहीं कर सकते सॉफ्ट स्किल्स। ओके मैम, अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है तो वो सॉफ्ट स्किल कैसे सीख सकता है? देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा कि अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, दैट इज थ्रू सॉफ्ट स्किल। देखिए, ये अपने मेडिटेशन का नाम से जी। अलग अलग संप्रदाय या अलग अलग समूह में लोग अलग अलग तरह की टेक्निक्स बताते हैं गुस्से को कंट्रोल करने की। तो ये एक स्किल है कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसको एंगर मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और कोई विशेषज्ञ ही इसके बारे में पूरा आपको बता सकते हैं कि ब्रेन्स की नर्व्स किस तरह काम करती हैं और किस तरीके से वो एंगर कंट्रोल हो सकता है, या वो हार्मोन्स जो एंगर को, या एड्रेनल जो हमारा हार्मोन होता है उसको कम रिलीज किया जाए, या साइंटिफिक कुछ टर्म्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि एंगर मैनेजमेंट में क्या क्या करना होता है। लेकिन ये भी एक स्किल है इफ यू कैन कंट्रोल योर एंगर। ओके मैम, इंट्रोवर्ट्स के लिए सॉफ्ट स्किल सीखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? बहुत ज़्यादा। इंट्रोवर्ट कभी भी अपनी पेरिफेरी से बाहर नहीं निकलना चाहते, और अगर वो अपनी पेरिफेरी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इसका मतलब वो लोगों से मिलेंगे नहीं, और अगर वो लोगों से मिलेंगे नहीं तो वो स्किल कैसे सीखेंगे जो उनको चाहिए बाहर निकलने में। क्योंकि बाहर की लाइफ में ज़्यादा स्किल्स हैं रेदर देन आपकी अपनी पेरिफेरी या घर के अंदर। और इंट्रोवर्ट व्यक्ति तो अपने घर में भी नहीं रहता, वो तो अपनी पेरिफेरी के अंदर रहता है, बिल्कुल उसी डोम में जिसमें वो रहना चाहता है। ओके मैम, क्या सॉफ्ट स्किल का विकास के लिए केवल अनुभव ही काफी होता है? जैसे आपको नॉलेज है, क्या हम जाने कि आपकी सॉफ्ट स्किल पूरी परफेक्ट है? क्या इसके लिए अनुभव ही कंफर्टेबल है? अनुभव इसलिए पूरा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि अनुभव हमने अब तक की लाइफ का किया। मैं अपनी एज बताऊं, अगर 52 है तो मैंने केवल 52 तक की लाइफ का अनुभव किया, वो भी यूपी के उस एरिया में जहाँ पर सारी संपदाएं मिलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस रिसोर्सेज सब। लेकिन अगर मुझे किसी ऐसे बीहड़ इलाके में डाल दिया जाए जहाँ पर ये रिसोर्सेज ना हो, तो मेरी ये स्किल्स काम नहीं आएगी, मुझे फिर दूसरी सॉफ्ट स्किल्स।
तो ये तो खत्म। ओके। कोई परफेक्ट नहीं हो सकता सॉफ्ट स्किल्स में, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग वन। जैसे ही आपने देश बदला, जैसे ही आपने खाना बदला, जैसे ही आपने वातावरण बदला, आपको नई सॉफ्ट स्किल डेवलप करनी पड़ेगी वहाँ रहने के लिए। आप रेगिस्तान में नहीं रह सकते, आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, आपको 4-5 महीने कंफर्टेबिलिटी के लिए चाहिए। बहुत से लोग तो होम सिकनेस होते वापस आ जाते हैं, बॉम्बे में जॉब लगी वापस आ गए, है ना, करबला में जॉब लगी वापस आ गए, क्योंकि उनके पास वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं थी जो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करे। महाराष्ट्र के लोग भी तो सर्वाइव कर रहे हैं, यूपी के क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, हमारे पास वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं। मैम, सॉफ्ट स्किल को हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? संबंध बढ़ाने में यूज करिए आप, डेली लिसनिंग में आप यूज करिए, आप रीडिंग में उसको यूज करिए। सबसे बड़ी चीज है आप अपने आसपास उन लोगों का प्लस या मल्टीप्लाई कर लीजिए जो लोग अच्छे हैं और समाज की भलाई के लिए जुड़ रहे हैं, तो आपकी अच्छी वाली सॉफ्ट स्किल डेवलप हो जाए। अच्छी वाली सॉफ्ट स्किल्स मींस जो संबंधों को बनाती है, तोड़ती है। ओके मैम, अब हमारे श्रोताओं को लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में? मेरा तो यही कहना है कि आप इसे चुनौती के रूप में ले लीजिए। ओके। आप इंट्रोवर्ट भी हैं, इवन देन आप ये सोचकर चलें कि मुझे सबसे अपने संबंध अच्छे बना। हर किसी को आप प्लीज नहीं कर सकते, लेकिन जिनको आप प्लीज नहीं कर रहे हैं उनको अवॉइड करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट की 4 टेक्निक्स होती हैं, ऑल्टर, अवॉइड, अटैक एंड एक्सेप्ट। इन चारों में से आपको जिस सिचुएशन में जो चीज सही लग रही है वो आप कर लीजिए। इन चारों के अलावा कोई ऐसे प्लेस नहीं है जहाँ पर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लीजिए। आने वाले समय में स्ट्रेस से ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए कुछ नहीं है, और अगर आप इसको मैनेज करना सीख जाएंगे तो यू विल बी द विनर, नॉट ऑफ द ईयर, द मिलेनियम ईयर्स। मैम, सॉफ्ट स्किल क्रॉस कल्चर में कैसे यूज हो सकती है? क्रॉस कल्चर का मतलब होता है कि आप एक कल्चर के लोगों को एक साथ नहीं लाते। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पर साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से भी लोग हैं, नॉर्दर्न पार्ट से भी हैं, ईस्टर्न से भी हैं और वेस्ट पार्ट से भी हैं। सबके खाने पीने अलग हैं, सबका पहनावा अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबकी मर्यादाएं अलग हैं। अगर आप एक साथ आ जाते हैं और आपके पास अच्छे सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आप उनको सहना सीख जाएंगे और अपने कल्चर को बेबाक उनसे बताना सीख जाएंगे। और अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे तो इसका मतलब ये सारा काम आप सॉफ्ट स्किल की वजह से करते हैं, ना कि टेक्निकल स्किल की वजह से। बिल्कुल मैम, आपने आज सॉफ्ट स्किल की गहराई से समझ दी है हमें। मैम, थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। मैम, Hey there. Thank you very much, Mr. Subscribe Ashutosh. to my I'm channel. happy to be here with you. And also It's a press nice this one to bell talk to icon. your audience and to you. Thank you very much. थैंक यू मैम। तो दोस्तों, सॉफ्ट स्किल हर इंसान की एक अदृश्य ताकत है। इसे समय दें, सीखें और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें। आज की चर्चा ने हमें यह सिखाया कि सॉफ्ट स्किल केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा है। अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।